सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र का एक टॉपिक सापेक्ष आय परिकल्पना जो उपभोग परिकल्पना से संबंधित है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले किन्स के द्वारा प्रतिपादित उपभोग की एक परिकल्पना है जिसको हम निरपेक्ष उपभोग परिकल्पना कहते हैं। उसके बाद में जो सापेक्ष आय परिकल्पना है वो विचार दिए गए थे। तो सापेक्ष आय परिकल्पना के जो विचार हैं या रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो हैं वो किसने प्रतिपादित की? जेम्स ड्यूसनबरी ने। ठीक है, सापेक्ष आय परिकल्पना है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? जेम्स ड्यूसनबरी ने। और कब किया था? 1949 में। अपनी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, इस पुस्तक में उन्होंने उपभोग से संबंधित अपने विचार प्रतिपादित किए थे। उसे क्या कहा जाता है? सापेक्ष आय परिकल्पना कहा जाता है। किन्स ने जो उपभोग का सिद्धांत दिया था उसको जेम्स ड्यूसनबरी स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, मतलब उसकी कुछ बातें हैं उसको वो स्वीकार नहीं करता है। जेम्स ड्यूसनबरी क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो उपभोग व्यवहार है वो स्वतंत्र नहीं होता है, मतलब दूसरे व्यक्तियों के उपभोग व्यवहार पर निर्भर करता है। अपने जो पड़ोसी हैं, अपने जो साथी हैं, उनके उपभोग व्यवहार पर निर्भर करता है। तो ड्यूसनबरी क्या मानता है? पहली बात तो ये हो गई कि प्रत्येक व्यक्ति का जो उपभोग है वो स्वतंत्र नहीं होता है बल्कि अन्य व्यक्तियों के उपभोग पर निर्भर करता है। अन्य व्यक्तियों का मतलब उसके कोई साथी हो सकते हैं या उसके जो पड़ोसी हो सकते हैं, वो कितना उपभोग कर रहे हैं उस बात पर निर्भर करता है। और दूसरा हमारा है कि जो उपभोग संबंध हैं वो समय के साथ साथ में अपरिवर्तनीय होते हैं। इसका मतलब कि जेम्स ड्यूसनबरी मानता है कि दीर्घ काल में औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी स्थिर होती हैं। ठीक है, तो ये ड्यूसनबरी सिद्धांत की प्रमुख दो बातें हैं। अब हम जेम्स ड्यूसनबरी का जो सिद्धांत है उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसका अध्ययन हम दो भागों में बांट सकते हैं, या उसका जो स्टडी हम कर रहे हैं उसको दो परिकल्पनाओं के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। तो पहली परिकल्पना है प्रदर्शनकारी प्रभाव, या जिसको हम ड्यूसनबरी प्रभाव भी कह सकते हैं। अब जो हमारा प्रदर्शनकारी प्रभाव है वो क्या है? जेम्स ड्यूसनबरी के अनुसार, तो जेम्स ड्यूसनबरी कहता है कि लोगों की जो उपभोग प्रवृत्ति होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। ठीक है, मतलब लोगों का उपभोग प्रवृत्ति जो होती है लोगों की वो क्या होती है? हमेशा ऊंचे उपभोग स्तर पर पहुंचने की होती है। ठीक है, हमेशा वो क्या करता है? अपने जो पड़ोसी हैं या जो धनी व्यक्ति हैं, धनी पड़ोसी हैं, उनके साथ में वो प्रतिस्पर्धा करता है और हमेशा उपभोग का ऊंचा स्तर प्राप्त करना चाहता है। इसको क्या कहते हैं? प्रदर्शनकारी प्रभाव। मतलब दूसरों की देखा देखी करता है। अपने पास में जो भी धनी व्यक्ति रहते हैं उनका उपभोग स्तर है उससे वो अपने उपभोग स्तर की तुलना करता है और हमेशा क्या प्रयास करता है कि वो ऊंचे उपभोग स्तर पर बना रहे, चाहे उनकी आय क्या हो जाए? कम। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रदर्शनकारी प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ड्यूसनबरी क्या कहता है कि समाज में लोगों की जो सापेक्ष आय है उनमें अंतर पाया जाता है और ये अंतर ही क्या करता है? उपभोग को निर्धारित करता है। अब सापेक्ष आय में अंतर कैसे होता है कि ड्यूसनबरी कहता है कि जो धनी व्यक्ति होते हैं उनकी औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी क्या होती है? कम होती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपनी आय में थोड़ा सा परिवर्तन करके क्या कर सकते हैं? उपभोग का ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकते हैं। जबकि गरीब व्यक्तियों की जो एपीसी है औसत उपभोग प्रवृत्ति वो क्या होती है? अधिक होती है। मतलब उन्हें उपभोग का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में आय व्यय करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ड्यूसनबरी कहता है कि धनी व्यक्तियों की एपीसी कम होती हैं और गरीब व्यक्तियों की एपीसी अधिक होती हैं। इनमें कमी कम होती हैं और ये अधिक होती हैं और इसी के आधार पर क्या होता है? दोनों में फिर संतुलन स्थापित हो जाता है जिससे दीर्घ काल में औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती हैं? स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है। दीर्घ काल में एपीसी क्या होती हैं? स्थिर होती हैं।
तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं, प्रदर्शनकारी प्रभाव। मतलब लोगों का जो उपभोग होता है वो दूसरे लोगों के ऊपर निर्भर करता है, उसे क्या कहता है ड्यूसेनबरी, प्रदर्शनकारी प्रभाव। अब हम देखते हैं दूसरा, आय की पिछली चोटी। दूसरी परिकल्पना क्या है इसमें, आय की पिछली चोटी। अब इसमें क्या है कि ड्यूसेनबरी उपभोग में अल्पकाल में जो उतार चढ़ाव होता है उसकी व्याख्या करता है। कि जैसा कि हमने देखा था कि किन्स का जो विचार था उससे ड्यूसेनबरी सहमत नहीं था, मतलब किन्स की जो मान्यता थी उसका ये विरोध करता है। किन्स क्या कहता है कि उपभोग संबंध जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, जबकि ड्यूसेनबरी क्या कहता है कि उपभोग संबंध परिवर्तनशील नहीं होते हैं, उनमें एक तरह से स्थिरता पाई जाती है। ठीक है, ड्यूसेनबरी क्या कहता है कि उपभोग संबंध अपरिवर्तनीय होते हैं, परिवर्तनशील नहीं होते हैं। अब ड्यूसेनबरी क्या कहता है कि समृद्धि के समय क्या होता है, लोगों का जो उपभोग स्तर होता है वो ऊंचा होता है और व्यक्ति उसी के अनुसार अपने को समायोजित कर लेता है, उसी के अनुसार अपने को एडजस्ट कर लेता है। मतलब जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि की स्थिति होती है तो इस स्थिति में लोगों की आय का स्तर ऊंचा होता है, तो इस स्थिति में अपना वो उपभोग का ऊंचा स्तर प्राप्त कर लेता है और उसी उपभोग स्तर का वो आदी हो जाता है, ऊंचे उपभोग स्तर का आदी हो जाता है। कब हो जाता है, जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि की स्थिति होती है, और समृद्धि की स्थिति में उसकी आय का स्तर क्या होता है, ऊंचा होता है। जब आय का स्तर ऊंचा होता है तो उपभोग का स्तर भी ऊंचा होता है, और एक बार उपभोक्ता अगर उस ऊंचे स्तर को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो उसका आदी हो जाता है। जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाती है तब भी उपभोक्ता उसी स्तर पर बना रहना चाहेगा। इसे ड्यूसेनबरी क्या कहता है, या जो अन्य अर्थशास्त्री इसको क्या नाम देते हैं, रेचट प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है, रेचट प्रभाव। क्या होता है रेचट प्रभाव, कि जब समृद्धि की स्थिति में लोगों की आय का स्तर ऊंचा होता है तो लोग अपना उपभोग स्तर भी क्या करते हैं, ऊंचा कर देते हैं। लेकिन जब मंदी की स्थिति आती है तो मंदी की स्थिति में आय का स्तर कम हो जाता है, लेकिन लोगों द्वारा उपभोग के स्तर में कमी नहीं की जाती है। उपभोग का जो पुराना वाला स्तर है उसी को वो बनाए रखना चाहते हैं, जिसका वो आदी हो चुका है। इसको अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, रेचट प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा दो परिकल्पनाओं के आधार पर ड्यूसेनबरी का सिद्धांत है। अब इनका जो सिद्धांत है उसे हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं एक समीकरण के रूप में। ठीक है, जो हमारा है CT/YT। ठीक है, तो देखिए C/Y क्या होता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, APC हम कैसे निकालते हैं, C/Y। तो ये APC को प्रदर्शित करता है, और APC बराबर क्या होता है, A - CYT/Y0। मतलब ड्यूसेनबरी क्या कहता है कि वर्तमान समय का जो APC है, वर्तमान समय की जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो किसका फलन है, पिछली अधिकतम आय का वर्तमान आय के साथ में जो अनुपात है उससे संबंधित है, और उसी को उन्होंने इस समीकरण के रूप में व्यक्त किया है। ठीक है, जिसमें CT/YT का मतलब क्या हो गया, वर्तमान समय में APC कितनी है, ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है। और इसमें ये जो A है एक तरह से क्या है, स्थिरांक के जो स्वायत्त उपभोग को प्रदर्शित करता है। फिर हमारा ये जो स्मॉल c है वो क्या प्रदर्शित करता है, उपभोग फलन को। और ये हमारा YT/Y0 क्या प्रदर्शित करता है, पिछली अधिकतम आय से वर्तमान आय का अनुपात। तो इस तरीके से हम ड्यूसेनबरी के सिद्धांत को इस समीकरण के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर ड्यूसेनबरी का जो सिद्धांत है उसे हम इस रेखा चित्र के द्वारा भी समझा सकते हैं। इस रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ये CL वक्र है वो क्या प्रदर्शित करता है, दीर्घकालीन उपभोग फलन को। फिर ये जो CS1 है ये अल्पकालीन उपभोग फलन है। ठीक है, और ये भी हमारा CS2 जो है ये भी क्या है, अल्पकालीन उपभोग फलन है। रेखा चित्र में हमने OX पर आय का स्तर लिया है और OY स्तर पर हमने उपभोग को लिया है। अब हम इस रेखा चित्र को अगर देखते हैं तो जो हमारा प्रारंभिक संतुलन है साम्य आय स्तर वो कितना है, O से लेकर Y1।
और इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में जो संतुलन स्तर है वो कहाँ पे है, E1 बिंदु पर। ठीक है, जब आय का स्तर कितना है, OY1 है। ऐसी स्थिति में लोगों द्वारा जो उपभोग किया जाता है वो कितना किया जाता है, E1 से लेकर Y1 तक। ठीक है, ये वाला। अब ड्यूसनबरी क्या कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आती है और मंदी की स्थिति आएगी तो क्या होगा, आय का स्तर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आय का स्तर कम होकर क्या हो जाता है, OY0 हो जाता है। ठीक है, ड्यूसनबरी क्या कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में आय का स्तर कम हो जाता है मंदी की स्थिति में, तो लोग क्या करेंगे, अपना जो उपभोग स्तर है उसे घटाकर E0 पर नहीं करेंगे। ठीक है, अपना उपभोग वो कहाँ पे बनाए रखेंगे, C1 पर बनाए रखेंगे। मतलब अपनी जो चालू बचते हैं उनमें वो कमी कर देंगे, लेकिन उपभोग स्तर में वो कमी नहीं करेंगे, बहुत न्यूनतम नहीं के बराबर कमी करते हैं। ठीक है, क्या कहता है ड्यूसनबरी कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी के समय आय का स्तर Y1 से कम होकर Y0 हो जाता है तो उपभोक्ता E1 से E0 पर नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, E1 से C1 पर। मतलब अपना जो उपभोग का स्तर है वो पहले जितना बनाए रखना चाहेगा। ठीक है, एक स्थिति हो गई है। दूसरी स्थिति है कि वो कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में पुनरुत्थान की स्थिति आती है, रिकवरी की स्थिति आती है। ठीक है, तो रिकवरी स्थिति में क्या होगा कि आय का स्तर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आय का जो स्तर है वो Y1 से अगर Y2 पे आ जाता है। ठीक है, रिकवरी की जो कंडीशन है उसमें आय का जो स्तर वो अगर वो Y1 से बढ़कर क्या हो जाता है, Y2 हो जाता है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता क्या होगा, इस E1 बिंदु से E2 बिंदु पर पहुंच जाएगा। ठीक है, संतुलन की स्थिति क्या हो जाएगी, E1 बिंदु से E2। अब देखो व्यापार चक्र की हम बात कर रहे थे, अल्पकालीन उतार चढ़ाव की बात करते हैं। अब ड्यूसनबरी कहता है कि माना कि उपभोक्ता E2 बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, लेकिन अगर आय का स्तर वापस कम हो जाता है, Y2 से कहाँ पे आ जाता है, Y1। ठीक है, आय का स्तर क्या हो जाता है, Y2 से लेकर Y1 हो जाता है, तो उपभोक्ता E2 से E1 बिंदु पर नहीं आएगा। ठीक है, अपना उपभोग स्तर वो कहाँ पे बनाए रखना चाहेगा, E2 से C2 बिंदु पर। इसको अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, रेचट प्रभाव कहते हैं। ठीक है, कि जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति में आय में कमी हो जाती है, उपरोक्त रेखा चित्र में आय में कमी जैसे Y2 से Y1 हो जाती है, तो उपभोक्ता अपना उपभोग स्तर E2 से E1 पर नहीं लाके जो उच्च स्तर है कितना है पहले वाला बनाए रखना चाहता है, E2 से C2 पर पहुंच जाता है। मतलब अपनी जो बचते हैं उसमें वो क्या कर देगा, कमी कर देगा। तो इसको क्या कहा जाता है अर्थशास्त्र में, रेचट प्रभाव कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने ड्यूसनबरी का उपभोग के बारे में सिद्धांत पढ़ा है।